आज हम एकादश की कक्षा में निदर्शन की विभिन्न रीतियों पर चर्चा करेंगे। निदर्शन की विभिन्न रीतियों को समझने से पहले हम निदर्शन पर ध्यान दें पुनः कि निदर्शन एक ऐसी युक्ति है जिसके अंतर्गत समग्र इकाइयों का निरीक्षण न करके सिर्फ कुछ इकाइयों का निरीक्षण करके उसके बारे में अनुमान लगाया जा सकता है, निष्कर्ष निकाला जा सकता है, परिणामों को प्राप्त किया जा सकता है। तो यहाँ पर हम उन्हीं निदर्शनों के माध्यम से कुछ युक्तियों का पता करेंगे। जैसे निदर्शन के बारे में बताया गया था, प्राचीन काल में जब हम लोग चावल पकाते थे मटके में, बड़े उस समय चावल पका या नहीं पका उसके लिए एक कलछुल लेकर के कुछ चावल निकालते, चलाते और चलाने के बाद कलछुल से थोड़ा चावल निकालते और कुछ दानों को दबा कर देखते। अगर वो दाने अच्छे से दब जाते रहे थे मतलब चावल पक जा रहा था, चावल पक गया ऐसा अपन परिणाम सोच सकते थे, ऐसा मान लेते थे। ये कुछ बाकी रहता तो उसके हिसाब से थोड़ी देर तक और अपन उसके ऊपर चूल्हे पे रख सकते थे। ये निदर्शन का ही प्रतिरूप था, निदर्शन ही प्रक्रिया थी, किंतु ये हमारे उपयोग में लाई गई जाने वाली विधि थी। इसको हम लोग अर्थशास्त्र विषय वस्तु के अंतर्गत नहीं ले रहे थे। यहाँ पर इसी प्रकार की और बहुत सारी युक्तियाँ हैं जिन्हें वे विषय वस्तु के अंतर्गत लेते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं निदर्शन विभिन्न रीतियाँ। यहाँ पर 6 विधियों का या 6 रीतियों का प्रयोग किए। पहला सविचार निदर्शन, दूसरा दैव निदर्शन, तीसरा मिश्रित निदर्शन, चौथा बहुस्तरीय निदर्शन, पांचवा कोटा या अभ्यास निदर्शन और छठवां है सुविधाजनक निदर्शन। अब इन 6 रीतियों पर एक एक रीतियों पर क्रमशः विचार करें। पहला सविचार निदर्शन, इसको हम ऐसे बोलते हैं कि समग्र की विभिन्न इकाइयों को देखने के बाद व्यक्ति को स्वतः अपने मन से उन समग्र इकाइयों के हिसाब का पूर्णतः अध्ययन करने बजाय कुछ इकाइयों को किस रूप में उपयोग करे उनका जांच करे कि उसके ऊपर उसके बाद उसका सही निष्कर्ष निकल सके। ये इस बात पर डिपेंड करती है कि निदर्शन की प्रमुख उद्देश्य क्या है, किस लिए किस परिणाम में किस स्तर पर करना चाहता है, उस आधार पर हम लोग इस रीति का प्रयोग करते हैं। दूसरा है जैसे दैव निदर्शन। दैव निदर्शन को हम लोग व्यापक पैमाने की यहाँ पे स्थिति आती है ऐसी चीजों के लिए देखते हैं। अक्सर दैव निदर्शन को हम लोग इसको लॉटरी सिस्टम भी बोल सकते हैं। जैसे कोई प्रतियोगिता होती है उनमें से बहुत सारे चीटों को डाल दिया जाता है और उसमें चयन करने के लिए किसी एक चीट का प्रयोग कर लिया जाता है। कई बार इसको हम लोग बहुत सारे बीच में देखे होंगे, 10-12 साल पहले हमारे यहाँ कुछ न्यूज़ों में टीवी चैनलों में कुछ प्रतियोगिताएं होती थी, क्वेश्चन पूछे जाते थे जिसके जवाब में बहुत सारे पोस्ट कार्ड पहुँचते थे, करीब 1.5 लाख 2 लाख पोस्ट कार्ड पहुँचते थे। उनमें से चयन करना पड़ता था जब कि किसको अपन इनाम दें, प्रथम 10 विजेता। तो उन्हीं समय पे पहुंचे हुए पोस्ट कार्डों में से किसी बच्चे को बुला करके 20-20 से कहीं से भी बच्चे से पोस्ट कार्ड निकलवा लिए जाते थे। ये भी दैव निदर्शन का ही विधि था। कुछ और लॉटरी वगैरह होती थी, जैसे कहीं पे कोई प्रतियोगिता वगैरह होती है, कोई लॉटरी सिस्टम होता है तो हम लोग एक घोल में बहुत सारे चुटके डाल देते हैं, उन चुटकों से किसी बच्चे से निकलवाना या कुछ ऐसे ही विधियों को अपनाना, ये दैव निदर्शन का ही उदाहरण था। तीसरा देखिए मिश्रित निदर्शन। मिश्रित निदर्शन ये दोनों निदर्शनों का थोड़ा सा मिला जुला रूप है जिसमें वर्ग विभाजन भी हम लोग बोल सकते हैं। मिश्रित निदर्शन के अंतर्गत क्या किया जाता है अक्सर कि पहले जैसे हम लोग बोले एक कंपनी में करीब 600 व्यक्ति कार्य कर रहे हैं, उन 600 लोगों के जीवन स्तर के संबंध में अध्ययन करना है। तो हम लोग उनको आय या उनके आय और आय के आधार पर उनकी उपयोगिता की स्थितियों को तो 600 लोगों का अध्ययन करने में संभव मुश्किल हो जाएगी। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, पहले तो उनको 4-5 खंडों में बांट लिए। जैसे जिनकी वे अलग अलग खंडों में बांट लिए, जिनका वेतन अलग अलग स्तर पे है, उसके बाद उसको 4 या 5 खंडों में बांटने के बाद उन 4-5 की तुलना कर लेते हैं कि इसमें से इतने मतलब प्रत्येक खंड में कितने कितने व्यक्तियों को चयन करना है। एग्जाम्पल जैसे जिनकी वेतन 70,000 80,000 से ऊपर बोले, जैसे इसको ऐसे समझे 600 कर्मचारी किसी कंपनी में कार्य कर रहे हैं, उनमें से हम लोग कुछ ऐसे कर्मचारियों को चयन किए जिनका वेतन 50,000 से ऊपर है, कुछ ऐसे लोगों की संख्या ले लिए, कुछ ऐसे जिनका 30 से 50 के बीच में है, कुछ ऐसे जिनका 10 से
या 20 से 30 के बीच में है, 15 से 30 के बीच में भी ले सकते हैं, और कुछ जिनका 5 से 15 के बीच में। अब ऐसे ऐसे खंड ले लिए और उसके बाद देखिए कि किसमें किसकी कितनी कितनी संख्या है। अब उस अनुपात में उन लोगों से ले लेना संख्या है और उसके बाद उनका अध्ययन करना। तो सभी वर्गों से कुछ लोगों का चयन करके उनके अध्ययन करना, और ये तरीका अपनाया जाता है मिश्रित निर्देशन के अंतर्गत। चौथा है बहुस्तरीय निर्देशन। बहुस्तरीय निर्देशन तभी कुछ हम लोग एग्जाम्पल ऐसे बोल सकते हैं, जैसे कि खेल वगैरह, बहुत सारे खेल ऐसे होते हैं जिन खेलों में हम लोग किसी अच्छी टीम का, बेस्ट टीम का चयन करना होता है। तो बेस्ट टीम का चयन करने के लिए कई सारी प्रतियोगिताएं करवाई जाती हैं, जैसे पहले जनरल, फिर क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, फिर फाइनल। ऐसे कई सारी प्रतियोगिताएं अलग अलग स्तर पे टूर्नामेंट करवाए जाते हैं। इन टूर्नामेंटों से जो सबसे अधिक बनाता है वो इसी बहुस्तरीय निर्देशन का उदाहरण है। क्रिकेट में भी ऐसा होता है, फुटबॉल में भी ऐसे हम लोग देखे, हॉकी में देखे, बैडमिंटन के स्तरों में देखे, या और कई सारी प्रतियोगिताओं। अक्सर इस चीज़ को हम लोग कुर्सी दौड़ वगैरह भी देखते हैं कि अलग अलग लोगों को चयन करवाते जाते हैं। चौथा है कोटा या अभ्यास निर्देशन। कोटा या अभ्यास निर्देशन को भी हम लोग इस रूप में बोले। अक्सर इस विधियों को हम लोग देखे हैं, चुनाव के समय राजनीतिक पार्टियां ऐसी विधियों को कई बार प्रयोग करती हैं। अपने क्षेत्रों में चुनाव के समय जब वो अपने प्रतिनिधि खड़े करते हैं, या किसी विभाग में सभी संबंधी नौकरी वगैरह जब वैकेंसियाँ निकलती है, तो वैकेंसियों में भी हर वर्ग के लिए कितने जनरल कोटे से लेने हैं, कितने अभ्यर्थियों को ओबीसी से लेना है, एसटी से लेना है, एसटी/एससी से लेना है। ऐसे कई सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। यहाँ तक कि विद्यालयों में प्रवेश के संबंध में कॉलेजों में देखा गया, कॉलेजों में जो प्रवेश दिया जाता है उसमें भी इसी प्रकार की रीति अपनाई जाती है। तो इन रीतियों को कोटा या अभ्यास निर्देशन भी कहा जाता है। ऐसे ही एक सुविधाजनक निर्देशन, ऐसा ये देखा गया छात्रों के पलायन संबंधी। जैसे देखें, सुविधाजनक निर्देशन का तात्पर्य है कुछ घटनाएं या ऐसे अध्ययन करना पड़ता है, जैसे मान लो अपने को ये पता करना है कि इस वर्ष पढ़ने वाले छात्रों में कितने छात्र ऐसे हैं जो विद्यालय जाने की इच्छुक न होकर के पलायनवादी होते हैं, और उन पलायनवादी छात्रों के बारे में जानकारी अपने को प्राप्त करना कि वो मूलतः क्या कारण के लोग जो पलायन करते हैं। ऐसी चीजों के बारे में यदि अपने को अध्ययन करना है तो अपन सुविधाजनक आसपास के क्षेत्रों में किसी ऐसे 1, 2, 3 स्कूलों को ले लेंगे जहाँ से मेरे जाने आने की सुविधाएं हों, और ऐसे जगहों पर जाकर के उन स्कूलों के जाकर के छात्रों से पूछ करके ये पता लगाया जा सकता है कि कितने छात्र आते हैं, कितने नहीं आते हैं, जो नहीं आते उनके पीछे क्या कारण है, क्या है उनकी मेन परेशानियाँ। उन परेशानियों का अध्ययन करके हम उसका निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो ये सुविधाजनक निर्देशन के अंतर्गत आता है।